चलिए देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण चलिए देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? देखिए इसके पहले देखा जाए तो आइंस्टाइन से पहले लोगों ने ये बताया था कि ऊर्जा को उत्पादित किया जा सकता है तथा ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, या द्रव्यमान को उत्पादित किया जा सकता है या द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। यानी कि द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। ये कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। अगली बात यदि है तो वो ये है कि ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है तथा ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद आए अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने क्या बताया? आइंस्टीन ने बताया पूरी दुनिया को कि देखिए न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि E बराबर mc² के आधार पर E प्लस m का कुल योग संरक्षित है। E प्लस m का कुल योग संरक्षित है। बात सुन रही है? यानी कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो है वो संरक्षित है, यानी कि द्रव्यमान और ऊर्जा का कुल योग संरक्षित है, न कि द्रव्यमान संरक्षित है न कि ऊर्जा संरक्षित है। ठीक है, न कि द्रव्यमान संरक्षित है न ही ऊर्जा संरक्षित है। यदि कोई संरक्षित है तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत संरक्षित है। क्लियर है? अब हम आगे देखा जाए तो यदि द्रव्यमान और ऊर्जा नहीं संरक्षित है अलग अलग, यानी कि न ही द्रव्यमान संरक्षित है न ही ऊर्जा संरक्षित है, यदि कोई संरक्षित है आवेश संरक्षण का सिद्धांत संरक्षित है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यदि आवेश संरक्षण का सिद्धांत यदि संरक्षित है तो किस आधार पर संरक्षित है उसको हम देखते हैं। जैसे हम मान लो इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन यानी कि -E, यानी कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और +E यानी कि पॉजिट्रॉन है। इस बात को ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन यानी कि -E आवेश इलेक्ट्रॉन के है, +E आवेश पॉजिट्रॉन के लिए है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को इसलिए लिया गया है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को इसलिए लिया गया क्योंकि दोनों पर एक इकाई का आवेश होता है। इस पर ऋणावेश होता है, इस पर धनावेश होता है। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान दोनों के द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं, इसलिए लिया गया है लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, लगभग बराबर होते हैं। किसका? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर हम बता रहे हैं पूरा युग्म विनाश की बात। यहाँ पर युग्म विनाश यानी कि इन जोड़ों के, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, विनाश का मतलब ये दोनों आवेश एक दूसरे से जब टकराएंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो बहुत बड़ा ऊर्जा यहाँ से क्या होगा? क्षय होगा, बहुत बड़ी ऊर्जा यहाँ से निकलेगी। तो युग्म विनाश में हम देख सकते हैं कि ये जो है -E और ये जो है +E, यहाँ से जब एक दूसरे से टकराएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन यानी कि एक दूसरे से टकराएगा तो टकराने के पश्चात ये दोनों एक दूसरे से जब टकराएगा तो यहाँ से गामा किरणें निकलती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे से जब टकराएगा -E +E, यानी कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से टकराएंगे तो टकराने के पश्चात बहुत बड़ी ऊर्जा के रूप में निकलेगी। बहुत बड़ी ऊर्जा यानी कि यहाँ से निकलेगी, यानी कि ऊर्जा यहाँ पर 0 नहीं रहेगा और यहाँ पर ऊर्जा जीरो है। कैसे 0 है?
क्योंकि आप देख सकते हैं कि -E+E यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग 10⁻31 की गिरा होता है, यानी कि देखा जाए तो बहुत कम द्रव्यमान होता है, बहुत कम द्रव्यमान होता है। ठीक है, देख सकते हैं कि 10⁻31 बहुत कम द्रव्यमान है। जब बहुत ही कम द्रव्यमान है तो ऊर्जा यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 0 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान बहुत कम है। जिस वस्तु का द्रव्यमान बहुत कम होगा तो उसकी ऊर्जा देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगी, लगभग शून्य ही होगी। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो जब यहाँ पर नाभिकीय विखंडन हुआ यानी नाभिकीय संलयन हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पॉजिट्रॉन से टकराया तो जब टकराया तो यहाँ पर क्या हो गया, इनका विनाश हो गया। ठीक है, इनका क्या हो गया, विनाश हो गया। और विनाश होने के बाद क्या निकलेगा, गामा रेज निकलेंगी, यानी कि बहुत अधिक ऊर्जा निकलेगी, बहुत अधिक। ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन टकराते हैं, नाभिकीय संलयन होता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर गामा तरंगें निकलती हैं, गामा तरंगें निकलती हैं और बहुत अधिक ऊर्जा के रूप में निकलती हैं, बहुत अधिक ऊर्जा के रूप में निकलती हैं, क्योंकि नाभिकीय संलयन हुआ है। जब बहुत अधिक यहाँ से ऊर्जा निकलेगी तो यहाँ पर ऊर्जा 0 है, यहाँ पर ऊर्जा 0 है। तो एक बात सिद्ध होती है कि ऊर्जा नहीं संरक्षित है। यहाँ पर एक बात सिद्ध होती है कि ऊर्जा संरक्षित नहीं है। यहाँ पर ऊर्जा 0 है और यहाँ पर ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई। और यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखा जाए तो आवेश की बात करें तो -E+E यहाँ पर जुड़ गया तो आवेश यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर भी देखा जाए तो आवेश 0 है, क्योंकि बताया गया है आपको नेक्स्ट पिछले वीडियो में बताया गया है कि आवेश बिना द्रव्यमान का देखा जाए, यहाँ पर जब ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकली है तो द्रव्यमान यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि तरंगों में द्रव्यमान नहीं होता, क्योंकि तरंगें यहाँ से निकली है, ऊर्जा के रूप में यहाँ पर तरंगें निकली हैं, तो तरंगों में द्रव्यमान नहीं होता है। यहाँ पर द्रव्यमान था, यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, 0 है। तो एक बात और यहाँ पर सिद्ध होती है कि द्रव्यमान जो है, जो द्रव्यमान है यहाँ पर MI यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर द्रव्यमान 0 नहीं है। और यहाँ पर जब न्यूक्लियस फ्यूजन जब हुआ, नाभिकीय विखंडन हुआ, तो यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान 0 है। तो यहाँ से क्या सिद्ध होता है, यहाँ पर क्या सिद्ध होता है कि आवेश यहाँ पर 0 था, सॉरी यहाँ पर ऊर्जा क्या था, 0 था, यहाँ पर ऊर्जा 0 नहीं है। यहाँ पर आवेश 0 है, यहाँ पर आवेश देखा जाए तो 0 है। तो इससे पता चलता है आवेश यहाँ भी 0 था, आवेश यहाँ भी 0 है। तो क्या हो सकता है इस स्थिति में, इस स्थिति में यही कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण, आवेश क्या है, संरक्षित है। यहाँ पर ऊर्जा 0 है, यहाँ पर भी ऊर्जा 0 नहीं, इसलिए ऊर्जा क्या है, संरक्षित नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, 0 नहीं है, यहाँ पर द्रव्यमान 0 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो द्रव्यमान भी संरक्षित नहीं है। तो हमने युग्म विनाश देखा, अब यहाँ पर युग्म उत्पादन देखते हैं, युग्म उत्पादन देखते हैं। तो युग्म उत्पादन की यदि मैं बात करूं, युग्म उत्पादन की यदि मैं बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं युग्म उत्पादन के लिए। जब ये गामा रेज यहाँ पर निकल रही हैं, तो गामा रेज निकल रही, मान लो यहाँ पर देखें जैसे गामा की रेज यहाँ पर टकरा रही हैं। ठीक है, गामा रेज यहाँ पर यदि गामा की रेज टकरा रही हैं, तो जब गामा की रेज टकरा रही हैं तो एक दूसरे से देखा जाए तो जब गामा की रेज एक दूसरे से टकराएंगी तो -E और +E में टूट जाएगा। ठीक है, -E और +E में टूट जाएगी। यदि मान लो कहीं से, मान लो जैसे कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन लिया था, तो ये दोनों आवेश नाभिकीय विखंडन में क्या हुआ, टकराया। जब टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा, एक दूसरे का युग्म विनाश होगा। जब एक दूसरे का युग्म विनाश होगा तो वहाँ से ऊर्जा निकलेंगी, गामा रेज, और गामा रेज में ऊर्जा निकलेंगी, यानी कि तरंगें निकलेंगी। ठीक है, जब निकलेंगी तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेश संरक्षित है हमारा, और ऊर्जा हमारा संरक्षित नहीं है, और द्रव्यमान भी हमारा संरक्षित नहीं है। ये स्थिति होगी। और दूसरी स्थिति में क्या होगा, मान लो कहीं से गामा रेज आ रही हैं और एक दूसरे से टकरा गई। ठीक है, कहीं से मान लो आ रही हैं और एक दूसरे से क्या हो गई,
टकरा गई तो टकराने के बाद क्या होगा, युग्म उत्पादन। देखो युग्म उत्पादन यानी टकराने के पश्चात माइनस ई और प्लस ई निकलेगा, माइनस ई और प्लस ई निकलेगा। जब माइनस ई और प्लस ई निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि माइनस ई के रूप में निकलेगा तो द्रव्यमान यमई के रूप में मिलेगा, और प्लस ई निकलेगा तो एमपी यानी मास ऑफ पॉजिट्रॉन होगा ना। अच्छा, जिन वस्तुओं में द्रव्यमान होगा, ठीक है, तो ऊर्जा क्या, ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो सकती है नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा तो होगा नहीं। ऊर्जा यानी कि लगभग इतना देखा जाए तो यदि इनका द्रव्यमान इतना ज़्यादा मतलब द्रव्यमान है लेकिन बट बहुत कम है, 10⁻31 किग्रा के रूप में है, 10⁻31 किग्रा के रूप में, यानी कि द्रव्यमान तो है लेकिन बहुत कम है। तो बहुत कम होने की स्थिति में लगभग इसका जो एनर्जी होगा वो लगभग क्या होगा, जीरो होगा। एनर्जी क्या होगा, लगभग जीरो होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो गामा तरंगे हैं तो यहाँ पर मास क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, जीरो होगा। तो देख सकते हैं द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान यहाँ पर संरचित नहीं है, एमई प्लस एमपी बराबर कुछ द्रव्यमान होगा, मान लेते हैं द्रव्यमान नियम, ठीक है। तो यहाँ पर तरंगे है तो द्रव्यमान क्या होगा, जीरो होगा, वहाँ पर द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा। तो कुछ द्रव्यमान यानी 10⁻31 किग्रा के रूप में एनर्जी क्या होगा, लगभग जीरो के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। और तरंगे है तो आवेश जीरो होगा, आवेश यहाँ पर भी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश जीरो जो है इस स्थिति में होगा, क्योंकि तरंगे है तो आवेश जीरो होगा, और वहाँ पर आवेश जीरो इसलिए होगा माइनस ई प्लस ई, तो आवेश जीरो यहाँ भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये हमने देखा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि आइंस्टीन ने जो बताया था वो ये बताया था कि आवेश जो संरक्षित है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत का मतलब यह है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत का मतलब यह है, उन्होंने E बराबर mc स्क्वायर के आधार पर बताया, E बराबर mc स्क्वायर के आधार पर बताया कि न ही द्रव्यमान संरक्षित है, आप देख सकते हैं दोनों में युग्म विनाश युग्म उत्पादन में न ही आवेश संरक्षित है न ही द्रव्यमान संरक्षित है। यदि कोई संरक्षित है तो द्रव्यमान प्लस ऊर्जा का योग संरक्षित है, द्रव्यमान E प्लस m का योग क्या है, संरक्षित है। तो ये आइंस्टाइन ने बताया था, ठीक है। इस सिद्धांत के बाद पूरी दुनिया ने माना कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत ही सत्य है, न कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सत्य है, न ही द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ये दोनों अलग अलग संरचित नहीं है, इन दोनों का योग संरचित है, ठीक है, इन दोनों का योग संरचित है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, चलिए देखिए कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम देखा जाए तो वो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसी नियम पर, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है इसी नियम पर कूलाम ने अपना नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने क्या बताया था, इस ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं की द्रव्यमानों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये बताया था कौन, न्यूटन ने बताया था कि इस ब्रह्मांड में स्थित दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है,
इन ब्रह्मांड में स्थित दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बताया था कौन? न्यूटन ने बताया था F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 ना, यानी कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि हम इस नियम से ये समझ सकते हैं कि जितना द्रव्यमान अधिक होगा उन वस्तुओं के मध्य उतना ही लगने वाला बल अधिक होगा। ठीक है, उन दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी होगी, यदि दूरी जितनी अधिक होगी उनके बीच लगने वाला बल उतना ही कम होगा। जैसे मान लो ये m1 द्रव्यमान का वस्तु है, ये m2 द्रव्यमान का वस्तु है, इनके बीच की दूरी जैसे r है तो इनके बीच लगने वाला बल हम मान लेते हैं F। ठीक है, इनके बीच जो लगने वाला बल क्या है? F है। तो हम कह सकते हैं कि इन ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी दो वस्तु हैं उनके बीच लगने वाला जो बल होगा उनकी द्रव्यमानों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन यदि देखा जाए तो एक साथ हम देख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। तो F बराबर G m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। ये देखा जाए तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो यहाँ पर देखा जाए इसी नियम को देखा जाए तो अध्ययन करने के बाद कूलाम ने बताया पूरी दुनिया को कि जिस प्रकार दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है, इसी प्रकार दोनों वस्तुओं में जो द्रव्यमान होगा तो आवेश भी होगा। जैसे यहाँ पर Q1 हम मान लें, यहाँ पर Q2 मान लें। ठीक है, जैसे कि दो वस्तुओं का यदि द्रव्यमान है तो उनके बीच आकर्षण बल का अनुभव होता है। तो मान लो जैसे कि ये कोई m1 द्रव्यमान का पिंड है यहाँ पर, तो इन पर आवेश भी होगा, क्योंकि यदि ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है तो ये भी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो आवेश तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी r है। तो इनके मध्य देखा जाए तो दो बल कार्य करेगा, या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा ना, या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, लेकिन कार्य करेगा। ये इस चीज़ का अध्ययन किया कूलाम ने। इनका देखा जाए तो न्यूटन के नियम को उन्होंने क्या किया? समझा, अध्ययन किया। तो इसी प्रकार उन्होंने देखा जाए तो अपना एक नियम बनाया जिसे हम कूलाम के नियम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए F बराबर G m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल G क्या है? यहाँ पर कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्या है? नियतांक है, जिसका मान 6.67 इंटू 10 पावर क्या होता है? -11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये कैपिटल G का क्या है? मान होता है। यही पूरी सेम चीज़ें मिलेंगी कूलाम के नियम में। चलिए अब देखिए हम कूलाम के नियम को, इसी नियम के आधार पर हम देखते हैं कूलाम के नियम को। कूलाम का नियम कूलाम ने बताया कि जिस प्रकार ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है, उनके द्रव्यमान की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या है? F है। तो कूलाम ने जो बताया किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
अनुकरणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने बताया। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम था उसी प्रकार आपका देखा जाए तो कूलाम का नियम है। ठीक है, तो यदि हम इस कॉन्सेप्ट को इस प्रकार लिख सकते हैं कि Q1 और Q2 की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होगा, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी कि देखो यहाँ पर लगने वाला क्या है, हमारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम F का मान क्या होगा, यदि दूरी होगा तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये है कूलाम का नियम। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनकी आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, अब यदि मैं समीकरण 1 व 2 को एक साथ लिखूं, 1 व 2 से यदि हम लिखें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। मैं इसको समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ कह सकते हैं जहाँ के अनुक्रमानुपाती क्या है, नियतांक हैं, या इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं F बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है यहाँ पर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये इसका जो मान आया है प्रयोगों द्वारा, ध्यान देना, इसका मान जो प्रयोगों द्वारा इसका जो मान आया है, प्रयोगों द्वारा इसका मान जो है वो 9 × 10⁻9 है। ठीक है, 9 × 10⁻9 है प्रयोगों द्वारा इसका मान। चलिए, यदि हम इसी को देखा जाए तो लिख सकते हैं इस प्रकार, यह बराबर 9 × 10⁻9 Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ के